हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने एसी थ्योरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं और फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, एक्टिव पावर की। किसकी बात करते हैं, एक्टिव पावर यानी कि वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति होती क्या चीज है? हमने पढ़ा प्रतिरोध, हमने पढ़ा इंडक्टर, हमने पढ़ा कैपेसिटर, तीन चीज पढ़ी। तो प्रतिरोध के अंदर जो खर्च होने वाली शक्ति है, प्रतिरोध के अंदर जो शक्ति खर्च हो रही है, वो शक्ति कौन सी शक्ति कहलाती है? आपकी वास्तविक शक्ति। तो इसको लिखेंगे क्या, प्रतिरोध में। किसमें? प्रतिरोध में खर्च होने वाली, प्रतिरोध में खर्च होने वाली शक्ति वास्तविक शक्ति कहलाती है। वास्तविक शक्ति कहलाती है। प्रतिरोध में जो शक्ति खर्च होगी वो कौन सी कहलाएगी? वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति को हम प्रदर्शित करते हैं P से, और P बराबर फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है VI cos थीटा। P बराबर सूत्र क्या होता है? VI cos थीटा होता है। और वास्तविक शक्ति को अपन किस में मापते हैं? वॉट में मापते हैं। किस में मापते हैं? वाट में। तो ये लिख लो, वास्तविक शक्ति को वाट में मापते हैं। तो प्रतिरोध के अंदर जो खर्च हो रही है, जो शक्ति खर्च हो रही है, उसको अपन बोलेंगे कौन सी? वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। वास्तविक शक्ति का सूत्र याद रखना है आपको, P बराबर क्या होता है? VI cos थीटा होता है। वास्तविक शक्ति के किस में मापते हैं अपन? वाट में। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी शक्ति होती है आपकी कौन सी? रिएक्टिव पावर। कौन सी होती है आपकी? रिएक्टिव पावर। इसको बोलेंगे अपन क्या? रिएक्टिव शक्ति। रिएक्टिव शक्ति क्या होगी आपका? इंडक्टर या कैपेसिटर। इंडक्टर या कैपेसिटर में खर्च होने वाली शक्ति। इंडक्टर या कैपेसिटर में खर्च होने वाली शक्ति क्या कहलाएगी? रिएक्टिव पावर या रिएक्टिव शक्ति कहलाती है। इंडक्टर या कैपेसिटर के अंदर जो भी शक्ति खर्च हो रही है वो कौन सी कहलाएगी? आपकी रिएक्टिव। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? Q से। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। और फॉर्मूला होता है यहाँ पर Q बराबर होता है VI sin थीटा। Q बराबर क्या होता है आपका? VI sin थीटा होता है। और ये जो आपकी रिएक्टिव पावर है इसको अपन मापते हैं VAR में। किस में मापते हैं? VAR। VAR की मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, वोल्ट एम्पियर और रेसिस्टेंस। वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस। वोल्ट एम्पियर क्या हो गया? रेसिस्टेंस। ये किसकी फुल फॉर्म हो गई? आपके VAR के। तो इसको लिख लो, रिएक्टिव पावर को, रिएक्टिव शक्ति को VAR में मापते हैं। दोनों शक्ति समझ में आ गई। जो प्रतिरोध के अंदर जो विद्युत शक्ति खर्च हो रही है उसको तो कहलाएगी वास्तविक शक्ति। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? VI cos फाई। वास्तविक शक्ति अपन किससे लिखते हैं? वाट से। ऐसे किसे इंडक्टर या कैपेसिटर के अंदर जो शक्ति खर्च होती है वो कौन सी शक्ति कहलाती है? आपकी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को अपन किससे लिखते हैं? Q से। और Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? VI sin थीटा होता है। देखिए, रिएक्टिव पावर के अंदर क्या है? साइन। एक्टिव के अंदर क्या है? कॉस। ये चीज याद रख लेना। रिएक्टिव पावर को अपन किससे लिखते हैं? VAR से मापते हैं। और VAR का मतलब होता है वोल्ट एम्पियर रेसिस्टेंस। ये चीज क्लियर में होगी। अब एक पावर और होती है, वो होती है आपकी एपरेंट पावर। कौन सी होती है आपकी? एपरेंट।
एफरेंट पावर। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? उदासीन शक्ति। क्या बोलते हैं इसको? उदासीन शक्ति। उदासीन शक्ति क्या होती है? जो भी सप्लाई स्रोत है उस सप्लाई स्रोत के द्वारा जो कुल शक्ति प्रदान की जाती है वो कुल शक्ति ही क्या कहलाती है? आपकी एपरेंट पावर कहलाती है। तो सप्लाई स्रोत द्वारा प्रदान की गई कुल शक्ति, सप्लाई स्रोत द्वारा प्रदान की गई कुल शक्ति क्या कहलाती है? आपकी उदासीन शक्ति या एप्रिएंट पावर कहलाती है। ये चीज समझ में आ गई? उदासीन शक्ति समझ में आ गई क्या होती है? सप्लाई स्रोत के द्वारा हम जो कुल शक्ति प्रदान की जा रही है, सर्किट को जो कुल शक्ति प्रदान की जा रही है उसको कहलाती है कौन सी? एफरेंट पावर। कौन सी कहलाती है? एफरेंट पावर। और जो एफरेंट पावर है इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। क्या? उदासीन शक्ति को एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या? एस बराबर होगा क्या? अंडर रूट में पी का स्क्वायर प्लस होगा क्यू का स्क्वायर, यानी कि वास्तविक शक्ति का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव शक्ति का स्क्वायर। इसका अंडर रूट है वो क्या किसके बराबर होगा? एपरेंट पावर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एपरेंट। और एपरेंट पावर को हम नापते हैं वोल्ट इंटू एम्पेयर में। किसमें मापते हैं? वोल्ट इंटू एम्पेयर में। तो ये तीन प्रकार की शक्ति होती है। एक तो होती है वास्तविक शक्ति, एक होती है रिएक्टिव पावर और एक होती है आपकी एफरेंट पावर। वास्तविक शक्ति, उदासीन शक्ति या फिर रिएक्टिव शक्ति। वास्तविक शक्ति क्या होती है? प्रतिरोध के अंदर जो शक्ति खर्च हो रही है वो कहलाती है वास्तविक शक्ति। किससे लिखते हैं? पी से। पी बराबर क्या होता है? वी आई कॉस थीटा। किसमें मापते हैं? वॉट में। रिएक्टर या रिएक्टिव पावर क्या होती है? इंडक्टर या कैपेसिटर के अंदर जो शक्ति खर्च हो रही है उसको बोलेंगे रिएक्टिव पावर। Q बराबर होता है वी आई साइन थीटा, इसको लिखते हैं वी ए आर से। ऐसे कैसे? एपरेंट पावर क्या होती है? सप्लाई स्रोत के द्वारा जो कुल शक्ति प्रदान की जा रही है वो कुल शक्ति ही क्या कहलाती है? आपकी एपरेंट पावर या उदासीन शक्ति होती है। उदासीन शक्ति को अपन किससे लिखते हैं? एस से। और एस बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? आपका क्यू स्क्वायर। ये तीन चीज क्लियर आपकी। एक चीज और मेरे को बतानी है आपको, पावर फैक्टर। क्या बताना है? पावर फैक्टर। क्या है अगला आपका? पावर फैक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? शक्ति गुणांक। क्या बोलते हैं इसको? शक्ति गुणांक। तो देखिए पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले होता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है क्या? अपन लिखेंगे शक्ति गुणांक बराबर होता है क्या? वास्तविक शक्ति बटे होता है क्या? उदासीन शक्ति। क्या होता है? वास्तविक शक्ति बटे क्या होता है? उदासीन शक्ति। अब देखिए वास्तविक शक्ति को अपन किससे लिखेंगे? P बराबर क्या होता है? वी आई क्या होता है आपका? कॉस थीटा होता है। P बराबर क्या होता है? वी आई कॉस थीटा। एक्चुअल पावर का फॉर्मूला है एक्टिव पावर वास्तविक शक्ति का। और उदासीन पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? वी आई होता है। S बराबर क्या होता है आपका? वी आई। अब वी आई से वी आई क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो पावर फैक्टर बराबर क्या बच जाएगा आपका? पावर फैक्टर बराबर बच गया आपका क्या? कॉस थीटा।
तो cos थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का पहला फॉर्मूला याद रखना है आपको, वास्तविक शक्ति बटे उदासीन शक्ति। वास्तविक शक्ति को किससे लिखते थे, P से। P बराबर क्या होता है, VI cos थीटा। जबकि उदासीन शक्ति को किससे लिखते थे, S से, और S बराबर होता है VI। VI से VI कट जाएगा तो पावर फैक्टर बराबर क्या बच गया आपका, cos थीटा। एक परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी परिभाषा क्या होती है, जो भी सप्लाई वोल्टेज, क्या, सप्लाई वोल्टेज व धारा के बीच के कोण का, के बीच के कोण का कोसाइन, के बीच के कोण का कोसाइन क्या कहलाता है आपका, पावर फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। एक परिभाषा ये होती है आपकी। क्या बोला मैंने, सप्लाई वोल्टेज और जो धारा है उसके बीच के अंदर जो कोण बन रहा है, जैसे ये होगी आपकी सप्लाई वोल्टेज हो गया, ये हो गई आपके धारा, ये हो गया थीटा। अब सप्लाई वोल्टेज और धारा के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण का जो कोसाइन वाला भाग होगा, वो कोसाइन वाला भाग ही क्या कहलाता है आपका, पावर फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। एक तो साइन वाला होता है, ये तो हो गया जैसे साइन थीटा, ये हो गया जैसे कॉस थीटा। तो ये जो कोसाइन वाला भाग है, सप्लाई वोल्टेज और धारा, इसके बीच में जो कोण है, इसका कोसाइन वाला जो भाग होता है, वो कोसाइन वाला भाग ही क्या कहलाता है आपका, पावर फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। दूसरी परिभाषा आपकी पावर फैक्टर की ये होती है। एक परिभाषा और होती है पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर बराबर क्या होता है आपका, प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे लिखेंगे, R से। प्रतिरोध व प्रतिबाधा, क्या, प्रतिरोध व प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को किससे लिखेंगे अपन, Z से। प्रतिरोध व प्रतिबाधा का अनुपात, क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। तो जो प्रतिरोध और जो प्रतिबाधा है उसका अनुपात भी क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर को अपन किससे लिखते हैं, cos फाई से। तो cos फाई बराबर प्रतिरोध को लिखेंगे R से, प्रतिबाधा को लिखेंगे Z से। तो cos फाई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R/Z। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा आपके काम आता है। cos फाई बराबर क्या होता है, R/Z। ये फॉर्मूला भी क्या है आपका, पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर की कितनी परिभाषा आपके सामने, 3 परिभाषा है। कितनी परिभाषा है आपके, 3। पहली परिभाषा कौन सी, पावर फैक्टर बराबर होता है वास्तविक शक्ति बटे उदासीन शक्ति। तो पावर फैक्टर यहाँ पर क्या आ गया आपका, cos थीटा। दूसरा क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज और जो धारा है उसके बीच में जो कोण है, उसका जो कोसाइन वाला भाग है वही क्या कहलाएगा आपका, पावर फैक्टर। तीसरा क्या होता है, जो प्रतिरोध और जो प्रतिबाधा Z है उसका अनुपात भी क्या कहलाता है आपका, पावर फैक्टर होता कहलाता है। तो cos फाई बराबर क्या होता है, R/Z। तो ये चीज क्लियर हो गई आपके, पावर फैक्टर। ठीक है। अब देखिए, हमने पढ़ ली आपकी एक्टिव पावर, पढ़ ली हमने, पढ़ ली आपके रिएक्टिव पावर, हमने पढ़ी एपरेंट पावर, हमने पढ़ा पावर फैक्टर। अब जो आपका प्रतिरोध होता है, आपका जो इंडक्टर होता है, आपका जो कैपेसिटर होता है, उसके अंदर वास्तविक शक्ति और आपकी जो रिएक्टिव पावर और आपकी जो एपरेंट पावर है उसका मान कितना कितना होता है, वो चीज और देख लो। आपकी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस 100% आता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, प्रतिरोध की, रेसिस्टेंस की। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, पहले बोल रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझ लेना। वैसे मैंने सब कुछ आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। देखिए प्रतिरोध के अंदर सबसे पहले होगा क्या, ये हो गया आपका प्रतिरोध R। इस प्रतिरोध के सिरों पर मैं क्या करूंगा, जैसे V वोल्टेज की सप्लाई लगाऊंगा तो इसके अंदर कुछ धारा प्रवाहित होगी I, और धारा प्रवाहित होगी तो इसके सिरों पर एक विभवांतर पैदा होगा। उस विभवांतर को अपन किससे लिखेंगे, VR से। अब सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था शुद्ध प्रतिरोध। तो शुद्ध प्रतिरोध के अंदर मैंने पहले क्या लिखा था, शुद्ध प्रतिरोध के अंदर जो सप्लाई वोल्टेज V व I के बीच, V व I के बीच जो कोण है, I के बीच कोण का मान कितना होता है, कोण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। प्रतिरोध के अंदर सप्लाई वोल्टेज और जो धारा है उसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि थीटा बराबर कितना डिग्री होता है, प्रतिरोध के अंदर 0 डिग्री होता है। ये चीज समझ में आ गई। प्रतिरोध के अंदर थीटा बराबर कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। अब मैं आपसे पूछता हूं वास्तविक शक्ति कितनी होगी,
किसकी शक्ति का मान? वास्तविक शक्ति। प्रतिरोध के अंदर वास्तविक शक्ति का मान क्या होगा? तो वास्तविक शक्ति को अपन किससे लिखते हैं? P से। और P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? VI cos थीटा। VI क्या होता है? cos थीटा। अब देखिए थीटा बराबर कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो मैं इस समीकरण में लिखूंगा तो ये आ जाएगा VI cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। और जब 1 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है उसके अंदर वास्तविक शक्ति P बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VI हो जाएगा। P बराबर VI कैसे समझ में आया? कैसे आया? समझ में आ गया? वास्तविक शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर क्या होता है? VI cos थीटा। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था मैंने आपको। शुद्ध प्रतिरोध के अंदर क्या होता है? वोल्टेज और धाराएं, इसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। तो थीटा का मान कितना डिग्री है यहाँ पर? 0 डिग्री। तो थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा यहाँ पर? 0। तो cos 0 का मान कितना होता है? 1। 1 को VI से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? VI। ये चीज समझ में आ गई। दूसरा क्या है आपका? रिएक्टिव शक्ति। कौन सी शक्ति है आपकी? रिएक्टिव शक्ति। अब समझ में आ जाएगा आपका। रिएक्टिव शक्ति को अपन किससे लिखते हैं? Q से। और Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? VI sin थीटा। देखिए रिएक्टिव के अंदर क्या आता है? साइन आता है। अब बताइए इसमें थीटा बराबर कितना रखना है मेरे को? 0। तो यहाँ पर आ गया VI, फिर ये आ गया साइन 0 डिग्री। क्या आ गया? साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। और 0 को जब किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ पर Q बराबर कितना आ गया आपका? 0 हो गया। तो बताइए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव शक्ति है, उसका मान कितना होता है? 0 होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर रिएक्टिव शक्ति का मान कितना होता है? 0। क्यों होता है? समझ में आ गया आपका। तीसरी कौन सी पावर थी आपकी? एपरेंट पावर थी। कौन सी थी आपकी? एपरेंट। कौन सी पावर थी आपकी? एपरेंट पावर थी, यानी कि आपकी थी उदासीन शक्ति। कौन सी शक्ति थी आपकी? उदासीन। और उदासीन शक्ति को अपन किससे लिख रहे थे? S से। S बराबर मैंने क्या लिखा था? अंडर रूट के अंदर P² प्लस की क्या लिखा था? Q²। लिखा था नहीं लिखा था? अब देखिए दोनों का मान वहां पर रख दो। P का मान कितना है आपका? VI। S बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? VI का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस Q का मान कितना है यहाँ पर? 0 है। कितना है? 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। और 0 के अंदर किसी संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है? वही संख्या। और स्क्वायर होता है तो ये अंडर रूट क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो यहाँ पर S बराबर क्या हो जाएगा आपका? VI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VI। ये चीज समझ में आ गई। तीसरी। चौथा क्या होता है आपका? पावर फैक्टर। क्या होता है आपका? पावर फैक्टर। क्या? पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर बराबर क्या होता है आपका? cos थीटा होता है। होता नहीं था? थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था आपको पावर फैक्टर बराबर क्या होता है? cos थीटा। और अपन जानते हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर थीटा बराबर कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो थीटा की जगह मैं यहाँ पर कितना रखूंगा? 0 डिग्री रखूंगा तो cos 0। तो बताइए पावर फैक्टर का मान कितना आ गया? cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है? 1। 1 को अपन क्या बोल सकते हैं? यूनिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूनिटी। हिंदी में इसको बोले तो क्या भी लिखा आ सकता है आपके? इकाई भी लिखा हो सकता है। कितना लिखा आ सकता है? इकाई। ये जो 4 चीजें मैंने अभी आपको बोर्ड पे लिखाई है, इनमें से आपकी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? कि जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है, बताइए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में कौन सी शक्ति का मान 0 होता है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में कौन सी शक्ति का मान 0 होता है? तो बताइए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में कौन सी शक्ति का मान 0 होता है? रिएक्टिव पावर का मान कितना होता है? 0 होता है। फिर पूछा जाएगा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर पावर फैक्टर का मान कितना होता है? तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर पावर फैक्टर का मान कितना होता है? यूनिटी होता है, इकाई होता है। कितना होता है? यूनिटी या फिर इकाई। फिर पूछा जाएगा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर वास्तविक शक्ति का मान कितना होता है? तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर वास्तविक शक्ति P बराबर क्या होता है आपका? VI। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर उदासीन शक्ति का मान कितना होता है? तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर उदासीन शक्ति S बराबर क्या होता है आपका? VI होता है। तो बताइए प्रतिरोध से रिलेटेड ये चारों चीजें क्लियर हो गई आपके? ठीक है, आगे चले। अब दूसरा अपन क्या लेते हैं? प्रतिरोध के बाद में क्या लेते हैं अपन? इंडक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? इंडक्टर।
इंडक्टर को अपन किससे लिखते हैं, एल से। और अपन ने देखा था ये जो इंडक्टर है इसके अंदर जैसे ही अपन इसके सिरों पर क्या लगाएंगे, वी वोल्टेज की सप्लाई वोल्टेज लगाएंगे तो इसके अंदर कुछ धारा प्रवाहित होगी। अब इंडक्टर के अंदर क्या होता है, ये जो धारा और वोल्टेज है इसके बीच में जो कोण है थीटा, उसका मान कितना डिग्री होता है आपका, 90 डिग्री होता है। होता है नहीं होता? इंडक्टर के अंदर सप्लाई वोल्टेज, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज और जो धारा है उसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है आपका, 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर क्या होता है आपका, 90 डिग्री होता है। अब देखिए आ जाइए यहाँ पर, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। चलो मैं अब सबसे पहले बात करेंगे इंडक्टर के अंदर किसकी, वास्तविक शक्ति का। वास्तविक शक्ति को अपन किससे लिखते हैं, P से। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, VI cos थीटा होता है। मैंने बता दिया आपको फॉर्मूले कैसे, कहाँ से कैसे बने थे, ठीक है। तो P बराबर होता है VI cos थीटा। अब बताइए थीटा की जगह मैं यहाँ पर कितना रखूंगा, 90 डिग्री, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर थीटा का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख दूं P बराबर VI cos 90 डिग्री। लिखूंगा नहीं लिखूंगा, थीटा की जगह कितना लिख दिया, 90। कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। और 0 को जब किसी संख्या से गुणा करेंगे तो बताइए P बराबर कितना आ गया आपका, 0। कितना आ गया, 0। तो बताइए इंडक्टर के अंदर वास्तविक शक्ति का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इंडक्टर के अंदर वास्तविक शक्ति मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इंडक्टर के अंदर जो वास्तविक शक्ति P है, P बराबर कितना होगा आपका, 0 होगा। इंडक्टर के अंदर वास्तविक शक्ति का मान कितना होगा, 0। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टर के अंदर वास्तविक शक्ति कितनी होती है आपकी, 0 होती है। दूसरी कौन सी शक्ति होगी आपकी, रिएक्टिव पावर। कौन सी होगी आपकी, रिएक्टिव शक्ति। देखिए मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, मैं सिर्फ आपको इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इनको रटना ना पड़े। तो देखिए रिएक्टिव पावर को अपन किससे लिखते हैं, Q से। किससे लिखते हैं, Q से। और Q बराबर होता है आपका VI sin थीटा होता है। क्या होता है, Q बराबर VI sin थीटा। अब देखिए थीटा बराबर कितना डिग्री है आपका, 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह कितना रखूंगा मैं, 90। तो आ जाएगा Q बराबर VI sin 90 डिग्री। बताइए साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। और जब 1 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है ना, तो इसमें Q बराबर क्या आ जाएगा आपका, VI आ जाएगा। देखिए प्रतिरोध के अंदर रिएक्टिव पावर का मान कितना था, 0। लेकिन इंडक्टर के अंदर रिएक्टिव पावर Q बराबर कितना हो गया आपका, VI हो गया। अब आती है क्या, एपरेंट पावर। एपरेंट पावर का फॉर्मूला तो यही चलेगा आपका। एपरेंट पावर S बराबर होता है अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस के क्या होता है, Q स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, S बराबर, अब यहाँ पर P का मान कितना हो गया आपका, 0। तो 0 का स्क्वायर प्लस Q का मान कितना है आपका, VI। तो ये हो गया VI का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। किसी संख्या के अंदर 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, वही संख्या। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, गायब। तो बताइए जो आपकी एपरेंट पावर है उसको S बराबर क्या हो जाएगा आपका, VI हो जाएगा। S बराबर क्या हो जाएगा, VI। ये चीज समझ में आ गई। दूसरा, तीसरा होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में कॉस थीटा होता है। पावर फैक्टर बराबर क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और हम जान रहे हैं इंडक्टर के अंदर थीटा बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह मैं कितना रखूंगा, 90 डिग्री रखूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 90 डिग्री। बताइए कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो बताइए जो इंडक्टिव सर्किट है उसके अंदर पावर फैक्टर का मान कितना डिग्री होगा, कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। तो जो आपका इंडक्टर है उस इंडक्टर के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इंडक्टर के अंदर एंगल का मान कितना होता है। फिर उस फॉर्मूले के अंदर वो एंगल को रखना है और फिर आपकी डायरेक्ट वैल्यू है। अगर रटने बैठ गए तो दिमाग से गायब हो जाएगा। तो रटना नहीं है, इनको समझना है। मेरी आपकी प्रायिकता यही रहती है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बहुत धीरे अच्छे से समझा के पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर रटने बैठ जाओगे तो ये याद नहीं रहेगी। तो रटने की बजाय सिर्फ आपको ये 3 शक्ति के फॉर्मूले याद रखने। भाई वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला P बराबर VI cos थीटा होता है। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला Q बराबर VI sin थीटा होता है। एपरेंट पावर S बराबर अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होता है। और पावर फैक्टर बराबर cos थीटा होता है।
अब आपको एक तीन चीज ये याद रखनी है कि प्रतिरोध के अंदर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, इंडक्टर के अंदर थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, कैपेसिटर के अंदर थीटा बराबर क्या होता है 90 डिग्री। इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर तो थीटा का मान कितना होता है 90 डिग्री। तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्न में से किसके अंदर है जो वास्तविक शक्ति का मान क्या होता है 0। तो देखिए वास्तविक शक्ति किसके अंदर 0 होती है, इंडक्टर के अंदर। किसके अंदर 0 होती है, इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर रिएक्टिव शक्ति का मान कितना होता है, तो रिएक्टिव शक्ति Q बराबर कितना होता है VI। इंडक्टर के अंदर एप्रिएंट पावर उदासीन शक्ति का मान कितना होता है, तो इंडक्टर के अंदर उदासीन शक्ति S बराबर कितना होता है VI। इंडक्टर के अंदर पावर फैक्टर का मान कितना होता है 0। पावर फैक्टर का मान कितना होता है 0। लेकिन एक चीज याद रखना, जब इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टर के अंदर जो पावर फैक्टर पैदा होता है वो हमेशा पैदा होता है लैगिंग, यानी कि पश्चगामी पैदा होता है। कौन सा होता है इंडक्टर के अंदर हमेशा पावर फैक्टर कौन सा होगा, पश्चगामी, और इसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे क्या, लैगिंग पावर फैक्टर पैदा होता है। ये जरूर याद रख लेना, इंडक्टर के अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। कौन सा होता है, लैगिंग पावर फैक्टर। ये चार चीजें समझ में आ गई। अब तीसरा मेरे को आपको बताना है, वो बताना है क्या, आपका कैपेसिटर। तीसरा क्या बताना है मेरे को, कैपेसिटर के बारे में बताना है। देखिए जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी एग्जाम, आपको पता है 27 तारीख से आपकी एग्जाम फिक्स हो चुकी है। अब जितना आपको करना है वो इसी 5-7 दिन के अंदर करना है आपको, ठीक है। तो 5-7 दिन के अंदर जितना हो जाता है उतना करने की कोशिश कीजिए, और वहां पर एग्जाम्स के अंदर आपको याद रखना है कम से कम नेगेटिव मार्किंग्स करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए अब आ जाता है आपका क्या, एपरेंट पावर, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे C। जब कैपेसिटर के सिरों पर क्या करेंगे अपन, V वोल्टेज की सप्लाई देंगे तो इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, किसके अंदर, कैपेसिटर। तो आपको याद रखना है कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और धारा है, उसके बीच में जो कोण है उसका मान कितना डिग्री होता है आपका, 90 डिग्री होता है। कोण आगे रहता है, धारा आगे रहती है, वोल्टेज का रहता है आपका पीछे रहता है, किसके अंदर, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और जो धारा है उसके बीच में कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये चीज समझ में आ गई। सबसे पहले अपन कौन सी शक्ति की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक शक्ति की। किसकी बात करेंगे, वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति को अपन किससे लिखेंगे, P से। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, VI cos थीटा होता है नहीं होता। थीटा बराबर कितना डिग्री रखूंगा मैं, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आपका VI cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 का मान कितना होता है 0। 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे क्या आएगा 0। तो बताइए शुद्ध कैपेसिटिव कैपेसिटर के अंदर जो वास्तविक शक्ति है उस वास्तविक शक्ति का मान कितना डिग्री होता है, कितना होता है आपका 0 होता है। वास्तविक शक्ति को अपन किससे मापेंगे, वाट के अंदर। ये देखिए पिछले वाले उनके अंदर भी लिख लेना, मैं लिखना भूल गया था। वास्तविक शक्ति को अपन किस में मापते हैं, वाट के अंदर मापते हैं। ये पिछली जो चीजें लिखवाई थी उनके अंदर भी नोट करना आपको। दूसरा है आपका कौन सा, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव शक्ति। कौन सी शक्ति है आपकी, रिएक्टिव शक्ति। किससे लिखेंगे अपन, Q से। Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, VI sin थीटा होता है। रिएक्टिव के अंदर क्या आता है, साइन। अब थीटा की जगह मैं कितना डिग्री रखूंगा, यहाँ पर 90 डिग्री रखूंगा, तो हो जाएगा VI sin 90। sin 90 का मान कितना होता है 1, और जब 1 को किसी संख्या से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, वही संख्या। तो Q बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, VI आ जाएगा। क्या आ जाएगा, VI। ये कौन सी शक्ति होगी आपकी, रिएक्टिव। और रिएक्टिव पावर को अपन किससे नापते हैं, वोल्ट एम्पियर रेसिस्टेंस में। किस में मापते हैं, वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस। VAR का मतलब क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस। तीसरा है आपकी कौन सी, आपकी उदासीन शक्ति। कौन सी शक्ति है आपकी, उदासीन शक्ति है, यानी कि एप्रिएंट पावर है। और उदासीन शक्ति को अपन लिखते हैं S से। S बराबर फॉर्मूला होता है P² प्लस का क्या होता है, Q²। अब कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, जो P है उसका मान कितना होता है आपका 0, Q का मान कितना होता है आपका VI, वही बात है। तो इसके अंदर तो एप्रिएंट पावर S बराबर कितना हो जाएगा आपका VI आ जाएगा। तो चाहे हमने R पढ़ा हो, चाहे L पढ़ा हो, चाहे C पढ़ा हो, तीनों के अंदर उदासीन शक्ति S का फॉर्मूला क्या होता है, VI होता है। और इसको अपन किस में मापते हैं, वोल्ट इंटू एम्पियर में मापते हैं। उदासीन शक्ति को किस में मापते हैं, वोल्ट इंटू एम्पियर। अब चौथी अपन को क्या चीज निकालना है, इसका
पावर फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर को अपन किससे लिखते हैं? कॉस थीटा से। पावर फैक्टर को अपन किससे लिखते हैं? कॉस थीटा से। थीटा बराबर कितना डिग्री है अपना? 90 डिग्री। तो थीटा की जगह आप 90 डिग्री लिखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? कॉस 90। और कॉस 90 का मान कितना होता है आप जानते हो? कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो बताइए कैपेसिटर के अंदर पावर फैक्टर का मान कितना डिग्री होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। लेकिन कैपेसिटर के अंदर जो पावर फैक्टर पैदा होता है, पावर फैक्टर होता है वो कौन सी पद्धति, कौन सी नेचर का होता है? तो वो अग्रगामी होता है। कौन सा होता है वो? अग्रगामी। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? लीडिंग प्रकृति का होता है। कौन सा होता है? लीडिंग। कैपेसिटर के अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? लीडिंग। इंडक्टर के अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? आपका लैगिंग। तो ये तीन चीजें समझ में आ गई आपका। वास्तविक शक्ति क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, एपरेंट पावर क्या होती है। आर, एल और सी, इन तीनों के अंदर कौन कौन सी शक्ति का मान 0 होता है, कौन सी शक्ति क्या होता है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। कौन से के अंदर पावर फैक्टर लीडिंग होगा, कौन से के अंदर पावर फैक्टर लैगिंग होगा, कौन से के अंदर पावर फैक्टर वो यूनिटी होगा। ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं आपके। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। आपका आर वाला चीज पोर्शन क्लियर हो गया, आपका एल वाला पोर्शन क्लियर हो गया, आपका सी वाला हो गया, आपका आर एल सी ये कंप्लीट हो गया, आपकी जो तीनों पावर थी वो कंप्लीट हो गया, आपका पावर फैक्टर कंप्लीट हो गया। तो आज मेरी तरफ से 1 2 3 4 4 3 7 1 8 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपके 2 चीजें बची है। 2 भी क्या, एक ही टॉपिक है वो है रेजोनेंस, अनुनाद। रेजोनेंस बचा है। रेजोनेंस 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है सीरीज रेजोनेंस और एक होता है पैरेलल रेजोनेंस। सिर्फ एक टॉपिक बचा है इसके अंदर, रेजोनेंस। उस रेजोनेंस चैप्टर के साथ ही आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करवा देता हूं जहां से आपकी एग्जाम्स के अंदर बार की में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्या है। देखिए देखिए ये तो है आपका 3 ओम, ये है आपका 4 ओम। कितना है? 4 ओम। आपको 2 चीजें याद रख निकालना है इसके अंदर। एक तो निकालना है आपको प्रतिबाधा का मान, प्रतिबाधा व पावर फैक्टर। प्रतिबाधा व पावर फैक्टर का मान होगा। बताइए इस सर्किट के अंदर प्रतिबाधा कितनी होगी और पावर फैक्टर कितना होगा। एक क्वेश्चन तो आपका ये है। ठीक है, एक है आपके, दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से वास्तविक शक्ति का मान, वास्तविक शक्ति का मान 0 होता है। वास्तविक शक्ति का मान 0 होता है। पहला लिखोगे आप क्या? कैपेसिटर। बी लिखोगे आप क्या? प्रतिरोध। क्या लिखोगे? प्रतिरोध। सी लिखोगे आप क्या? इंडक्टर। और डी है आपका ए एंड सी दोनों। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये है कि पावर निम्न में से किसमें पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। ऑप्शन ए मिलेगा आपको इंडक्टर, ऑप्शन बी है आपके पास कैपेसिटर, ऑप्शन सी है आपके पास प्रतिरोध, और ऑप्शन डी है इसके अंदर नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, एक आ जाता है इसके अंदर इंडक्टर के अंदर पावर फैक्टर की प्रकृति, पावर फैक्टर की प्रकृति होती है। पावर फैक्टर की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए लिखोगे आप
अग्रगामी, ऑप्शन बी लिखोगे आप इकाई, ऑप्शन सी लिखोगे आप क्या पश्चगामी, ऑप्शन डी के अंदर मिलेगा ए एंड सी दोनों, ए एंड सी दोनों। ऐसे 3-4 क्वेश्चन है आपके। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको निकालनी है प्रतिबाधा। तो आप देख पा रहे हो ये है श्रेणी आरएल सर्किट। कौन सा है? श्रेणी आरसी वाला है। कौन सा है? श्रेणी आरसी, क्योंकि ये आर है और ये सी है। और श्रेणी आरसी के अंदर ने अपन ने प्रतिबाधा का फॉर्मूला पढ़ा था, जेड बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर होता है आर स्क्वायर प्लस होता है एक्स सी का स्क्वायर। होता है नहीं होता? अब देखिए ये भी प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध हो गया एक्स सी, इसका प्रतिरोध को अपन लिखते हैं आर से। तो ये तो है आर का मान, ये है एक्स सी का मान। दोनों के मान को इस फॉर्मूले के अंदर रख दो तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 9 और 16 जोड़ोगे तो आप बच गया अंडर रूट के अंदर कितना? 25, और अंडर रूट का 25 करोगे तो कितना आ गया? 5, और ये भी किस में आएगा? ओम में। तो फर्स्ट आंसर तो ये आ गया कि जो प्रतिबाधा है उस प्रतिबाधा का मान कितना होगा आपका? 5 ओम होगा। क्या होगा? 5 ओम। ठीक है। अब दूसरा क्या निकालना है आपको? पावर फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? पावर फैक्टर। और हम जानते हैं कि पावर फैक्टर बराबर क्या होता है? हम देखा था cos फाई बराबर होता है क्या? R अपॉन क्या होता है? Z होता है। पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या होता है? R अपॉन Z। प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात भी क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। बताइए R का मान कितना दे रखा है? R का मान कितना दे रखा है आपके पास? 3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3। बताइए Z का मान कितना दे रखा है? तो ये निकाला अपन ने। Z का मान कितना निकाला अपन ने? 5। और जब तक 3 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6। ये क्या हो जाएगा? आपका पावर फैक्टर हो गया। दोनों चीज कैसे निकाली समझ में आ गया। ऐसे कैसे? यहाँ पर अगर वो क्या लिख देता? L लिख देता तो भी एक ही बात है, तो भी यही फॉर्मूला लगता। वहां पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में एक्स सी की जगह क्या हो जाएगा आपका? एक्सएल हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको तीनों सर्किट पढ़ाए थे, तीनों सर्किटों के अंदर जो जो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है। ये अब दूसरा क्या है? निम्न में से वास्तविक शक्ति का मान शून्य होता है। बताइए वास्तविक शक्ति का मान शून्य किसके अंदर होता है? तो वास्तविक शक्ति का मान थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, कैपेसिटर के अंदर भी वास्तविक शक्ति का मान क्या होता है? शून्य। प्रतिरोध के अंदर वास्तविक शक्ति P बराबर कितनी होती है? VI। कैपेसिटर के अंदर P बराबर कितना होता है? 0। इंडक्टर के अंदर भी वास्तविक शक्ति P बराबर कितना होता है? 0। तो देखिए कैपेसिटर के अंदर भी वास्तविक शक्ति 0 होती है, इंडक्टर के अंदर भी वास्तविक शक्ति 0 होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? A एंड C दोनों। वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर आता है निम्न में से किसमें पावर फैक्टर का मान इकाई होता है? पावर फैक्टर का मान इकाई किस में होता है? देखिए इंडक्टर के अंदर पावर फैक्टर का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। कैपेसिटर के अंदर भी पावर फैक्टर का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। लेकिन प्रतिरोध के अंदर पावर फैक्टर का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, इंडक्टर के अंदर पावर फैक्टर की प्रकृति कैसे होती है? तो मैंने लिखा था कि इंडक्टर के अंदर जो पावर फैक्टर पैदा होता है वो कौन सा होता है? 0 होता है। 0 तो होता ही है, लेकिन जो इंडक्टर के अंदर जो पावर फैक्टर पैदा होता है वो कौन सा होता है? आपका पश्चगामी होता है। कौन सा होता है? पश्चगामी। कैपेसिटर के अंदर भी पावर फैक्टर का मान तो कितना होता है? 0। लेकिन जब कैपेसिटर के अंदर जो पावर फैक्टर पैदा होता है वो कौन सा होता है? आपका अग्रगामी होता है। कौन सा होता है? अग्रगामी। तो कैपेसिटर के अंदर जो पावर फैक्टर होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका पश्चगामी हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? आपका सी वाला सही रहेगा। देखिए आपका लास्ट टॉपिक बचा है इसके अंदर, अब वो है आपका रेजोनेंस। हिंदी में इसको लिखते हैं क्या? अनुनाद।
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुनाद। देखिए रेजोनेंस के अंदर अपन दो सर्किट पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे श्रेणी रेजोनेंस और एक पढ़ेंगे अपन समांतर रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी की, श्रेणी रेजोनेंस की या श्रेणी अनुनाद की। श्रेणी अनुनाद यानी कि सीरीज रेजोनेंस। देखिए सीरीज रेजोनेंस हम देखते हैं आरएलसी सर्किट के अंदर। कौन से सर्किट के अंदर देखते हैं, आरएलसी। ये तो हो गया आपका आर, ये हो गया एल और ये हो गया आपका क्या, सी। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर आर एल और सी है, वो तीनों कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे सीरीज रेजोनेंस। इसका प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, आर, इसका प्रतिरोध क्या होगा, एक्स एल, इसका प्रतिरोध क्या होगा, एक्स सी, क्या होगा, एक्स सी। और हमने देखा श्रेणी आर एल सी परिपथ के अंदर जो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, जेड बराबर होता है क्या, अंडर रूट के अंदर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस होता है क्या, एक्स सी का स्क्वायर। होता है नहीं होता। और हम जानते हैं कि एक्स एल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू क्या होता है, एल। ऐसे ऐसे एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/2 पाई एफ इंटू क्या होता है, सी होता है। होता है। अब ये है आपका श्रेणी आरएलसी सर्किट। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके सिरों पर हमने वी वोल्टेज की सप्लाई लगा रखी है। अब जब इस वी वोल्टेज की सप्लाई लगाते हैं तो इसके अंदर कुछ धारा प्रवाहित होती है, उस धारा को मान कितना है, आई। अब हम क्या करते हैं, ये जो सप्लाई वोल्टेज है, इस सप्लाई वोल्टेज की ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी के मान में क्या करते हैं, हम परिवर्तन करते हैं। सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी में क्या करते जाते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन करेंगे, जैसे जैसे इस फ्रीक्वेंसी के मान में परिवर्तन करेंगे तो देखिए एक्सएल का मान किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। तो इस एक्सएल का मान भी क्या होगा, परिवर्तित। अब यहाँ पर भी देखिए जैसे ही मैं इस फ्रीक्वेंसी के मान में परिवर्तन करूंगा तो इस एक्ससी का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। यहाँ पर देखिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाता हूं तो एक्सएल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाता हूं तो एक्ससी का मान क्या होगा, घटेगा। तो मैं यहाँ पर इस सप्लाई स्रोत की फ्रीक्वेंसी में क्या कर रहा हूं, मैं परिवर्तन करता हूं। परिवर्तन करते करते एक हमको ऐसी फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है कि उस फ्रीक्वेंसी पर क्या हो जाता है, इस एक्सएल का मान इस एक्ससी के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई स्रोत की फ्रीक्वेंसी में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन करते जा रहे हैं, उसको घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। परिवर्तन करते करते हमको एक ऐसी फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाती है एफ नॉट। इस एफ नॉट फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल है उसका मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी के बराबर हो जाता है। अब जिस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कौन सी कहलाती है, आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, इस एक्सएल का मान किसके बराबर हो जाता है, एक्ससी के बराबर होता है। तो हम क्या किया, हमने सप्लाई स्रोत की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन किया। परिवर्तन करते करते हमको एक ऐसी फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुई जिस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। जिस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब देखिए जब एक्सएल का मान किसके बराबर हो गया, एक्स सी के बराबर हो गया, तो अपन जानते हैं एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल होता है। एक्स सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। एक्सएल और एक्स सी का मान हम यहाँ पर रखेंगे। या फिर देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने लिखा था एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ इंटू एल, या फिर एक्सएल बराबर क्या होता है आपका ओमेगा एल होता है। ऐसे कैसे मैंने लिखा था एक्स सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ इंटू सी, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, इस एक्सएल और एक्ससी का मान यहाँ पर रख लेते हैं। सबसे पहले हम ओमेगा की वैल्यू रख के देखते हैं। तो देखिए एक्सएल बराबर क्या है आपका ओमेगा एल है, एक्ससी बराबर क्या है 1/ओमेगा सी। तो एक्सएल की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर एक्सएल बराबर लिखा मैंने क्या, ओमेगा एल बराबर क्या हो जाएगा 1/ओमेगा क्या हो जाएगा आपका सी।
अब यहाँ से इस एल को तो उधर खंदा दो, इस ओमेगा को इधर ले आओ, तो आपके पास हो जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर बराबर बच जाएगा 1/LC। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/LC, क्योंकि देखिए एल यहाँ से क्या हो रहा है गुणा, गुणा वाली संख्या इस तरफ आएगी तो क्या लग जाएगा भाग, तो एल तो कहाँ चल जाएगा यहाँ पर नीचे, और इस ओमेगा जो यहाँ नीचे था वो इसके पास में आ जाएगा। अब ओमेगा को ओमेगा से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया 1/LC। अब मेरे को किसका मान निकालना है, केवल ओमेगा का, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√, में क्या हो जाएगा आपका LC, क्योंकि अंडर रूट तो सबका होगा लेकिन एक का अंडर रूट क्या होता है, एक होता है, तो 1/√, में LC। तो ये क्या हो गया आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये क्या है आपका फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला किस में है आपका, रेडियन में है। कौन सी फ्रीक्वेंसी है आपकी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आपको याद रखना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा नॉट बराबर क्या होता है 1/√, में LC। अब देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf होता है, होता है नहीं होता। अगर मैं इस ओमेगा की जगह क्या रख दूं, यहाँ पर 2πf रख दूं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ओमेगा नोट की जगह एफ नोट यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एफ नोट बराबर हो गया क्या 1/√, में L/C। अब मेरे को तो किसका मान निकालना है, केवल फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है। तो यहाँ से 2π क्या हो रहा है, इससे गुणा, और गुणा वाली संख्या इस तरफ जाएगी तो क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, एफ नोट बराबर आ जाएगा 1/2π इंटू √, में LC। ये जो फॉर्मूला है ये है आपकी रेजोनेंस आवर्ती का। किसका फॉर्मूला है ये, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का है। कई बार एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है कि रेजोनेंस आवर्ती का मान कितना होता है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी f0 बराबर होता है 1/2π में LC। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है, वो सिर्फ ये समझाया कि रेजोनेंस आवर्ती है उसका मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो रेजोनेंस आवर्ती f0 बराबर क्या होता है 1/2π में क्या होता है आपका LC होता है। एक चीज क्लियर होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखिए दूसरी बात, इसको मिटा देते हैं आप। तो श्रेणी अनुनाद के अंदर जो पहला आपको फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। f0 बराबर होता है 1/2π में L/C, √, में L/C। ये किसका फॉर्मूला है आपका, रेजोनेंस आवर्ती का फॉर्मूला है। लिख देता हूं मैं, क्या है रेजोनेंस आवर्ती या फ्रीक्वेंसी, या फिर रेजोनेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनाद। अनुनाद आवर्ती बोल लो या रेजोनेंस आवर्ती है, उसका फॉर्मूला f0 बराबर क्या होता है 1/2π में L/C। अब ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है f0, इस पर क्या होता है, इस xl का मान किसके बराबर हो जाता है, xc के बराबर हो जाता है। अब इस समीकरण में इस xl का मान किसके बराबर रख दो, xc के बराबर रख दो। तो मैं इस xl के स्थान पर क्या रख दूं, यदि xc रख दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा √, में r² प्लस xl की जगह मैं क्या रख देता हूं xc, क्योंकि xl का मान किसके बराबर है, xc के बराबर है, माइनस xc का स्क्वायर। बताइए समान संख्या में से समान संख्या को घटाएंगे, xc में से xc को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। और 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और 0 को जब किसी भी संख्या के अंदर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, वही संख्या हो जाएगी। तो बताइए प्रतिबाधा जो z है उसका z का मान किसके बराबर हो गया, √, में r²। और देखिए इस स्क्वायर से ये √ क्या हो जाएगा आपका, गायब हो जाएगा। तो रेजोनेंस श्रेणी रेजोनेंस है, उस श्रेणी रेजोनेंस के अंदर जो z प्रतिबाधा है उसका मान किसके बराबर हो गया, प्रतिरोध के बराबर हो गया।
क्या प्रतिबाधा का मान किसके बराबर हो गया, प्रतिरोध के बराबर। क्यों हुआ, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर एक्सएल का मान किसके बराबर हो जाता है, एक्ससी के बराबर हो जाता है। जब एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाएगा तो इस संख्या का मान क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कितना हो जाएगा, जीरो। जब रिएक्टेंस का मान जीरो हो जाएगा तो जीरो में किसी संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी आर स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो जो प्रतिबाधा है उसका मान किसके बराबर हो जाता है, प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। तो इसको आपको नोट करना है कि श्रेणी रेजोनेंस के अंदर, श्रेणी रेजोनेंस के अंदर प्रतिबाधा का मान, प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध के बराबर, प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। प्रतिबाधा का मान किसके बराबर हो जाता है, प्रतिरोध के बाद। बताइए सर्किट के अंदर जो रिएक्टेंस है उस रिएक्टेंस का मान कितना हो जाता है, जीरो। देखिए चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, इन दोनों सर्किट के अंदर रिएक्टेंस का मान कितना हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इन दोनों का मान कितना हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। दूसरा आपको क्या लिखना है, आपको दूसरा क्या लिखना है, देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, तो रेजोनेंस आवृत्ति पर, रेजोनेंस आवृत्ति यानी कि F0 पर इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL का मान, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के बराबर होता है। भाई रेजोनेंस आवृत्ति पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान किसके बराबर होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। अगला आपको याद रखना है, परिपथ में कुल रिएक्टेंस, परिपथ में कुल रिएक्टेंस का मान, कुल रिएक्टेंस का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि X वाला पोर्शन क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। तो इस परिपथ का कुल रिएक्टेंस क्या हो गया, जीरो। इस परिपथ के अंदर केवल कौन बचा है, R हो जाता है, केवल कौन बचता है, R। तो चौथा याद रखना है, परिपथ शुद्ध प्रतिरोधी प्रकार का बन जाता है। भाई रिएक्टेंस का मान जीरो हो गया तो वो परिपथ अब कौन सा हो जाएगा, आपका प्रतिरोधी हो जाएगा। परिपथ क्या हो जाता है, शुद्ध प्रतिरोधी प्रकार का बन जाता है। फिर श्रेणी रेजोनेंस के अंदर प्रतिबाधा का मान किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर। तो चौथा याद क्या रखना है आपको, परिपथ का या परिपथ की प्रतिबाधा का मान, प्रतिबाधा का मान क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। प्रतिबाधा का मान क्या हो जाता है, आपका कम। जेड का मान क्या हो गया, आपका कम, क्योंकि पहले तो जेड के साथ कौन था, एक्सएल और एक्ससी, ये दोनों जुड़ रहे थे। लेकिन रेजोनेंस के अंदर एक्सएल और एक्ससी का मान क्या हो गया, जीरो। जब एक्सएल और एक्ससी का मान कम हो गया तो ये जो इम्पीडेंस प्रतिबाधा है, इस प्रतिबाधा का मान किसके बराबर हो गया, प्रतिरोध के बराबर। यानी कि परिपथ के अंदर प्रतिबाधा का मान क्या हो गया, घट गया। अब देखिए प्रतिबाधा क्या है, एक प्रतिरोध है। अब बताइए जब प्रतिरोध का मान घटेगा तो परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो पांचों क्या रखोगे आप, परिपथ में प्रवाहित धारा, क्या परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि श्रेणी रेजोनेंस के अंदर किसका मान बढ़ता है, किसका मान घटता है। तो परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, आपका अधिकतम हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये चीज समझ में आ गई। अब परिपथ क्या हो गया, आपका शुद्ध प्रतिरोधी प्रकार का बन गया। अब प्रतिरोधी प्रकार का बन गया तो परिपथ का अंदर जो पावर फैक्टर है, वो पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा।
परिपथ का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, परिपथ का पावर फैक्टर, परिपथ का पावर फैक्टर क्या हो जाता है, इकाई हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, इकाई हो जाता है। तो श्रेणी रेजोनेंस के अंदर आपको ये 5 या 6 चीजें वो याद रखनी है। पहली बात तो श्रेणी रेजोनेंस कहते किसे, श्रेणी रेजोनेंस क्या होता है, जो RLC श्रेणी सर्किट है उसमें अपन सप्लाई फ्रीक्वेंसी के मान में क्या करते जाते हैं, परिवर्तन करते जाते हैं। तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी मिलती है कि उस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान किसके बराबर हो जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है, और उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस आवृत्ति। और रेजोनेंस जो आवृत्ति है उसका सूत्र क्या होता है, F0 बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट में LC। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, डायरेक्ट ये सूत्र पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि रेजोनेंस आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेजोनेंस आवृत्ति F0 बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट में LC। अब क्या हो गया, इस F0 पर क्या हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान किसके बराबर हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो गया। जब इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो इस सर्किट के अंदर जो कुल रिएक्टेंस है, यानी कि जो X वाली वैल्यू है, इस X वाली वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इस X वाले पोर्शन का मान 0 हो गया तो इस सर्किट के अंदर केवल क्या बचेगा, R बचेगा, यानी कि जो परिपथ है वो क्या हो जाएगा, शुद्ध प्रतिरोधी प्रकार का बन जाएगा। अब जब परिपथ शुद्ध प्रतिरोधी प्रकार का बन गया तो इस परिपथ के अंदर जो प्रतिबाधा Z है, इस प्रतिबाधा Z का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रतिबाधा क्या है, एक तरह का प्रतिरोध है। जब इस प्रतिबाधा का मान कम होगा तो इस परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध कम होगा तो धारा क्या होगी, बढ़ेगी। जब धारा का मान इसके अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आपको जो लास्ट में याद रखना है कि जो श्रेणी रेजोनेंस है उसके अंदर परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई। तो श्रेणी रेजोनेंस के अंदर प्रतिबाधा का मान कम होता है, धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। पावर फैक्टर क्या हो जाता है, इकाई। परिपथ क्या हो जाता है, शुद्ध प्रतिरोधी। परिपथ के अंदर इंपीडेंस का मान किसके बराबर हो जाता है, रेसिस्टेंस के अंदर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, F0 बराबर क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट में L इंटू क्या होता है, C। ये हो गया आपका कौन सा, श्रेणी रेजोनेंस। कौन सा हो गया, श्रेणी। इसके बाद में एक टॉपिक और बचा है आपका इसी के अंदर, वो है आपका समांतर रेजोनेंस। कौन सा है, समांतर। पैरेलल रेजोनेंस यानी कि समांतर। अब समांतर के अंदर क्या होगा, ये जो आपका प्रतिरोध हो गया, ये हो गया आपका इंडक्टर, और ये हो गया आपका कैपेसिटर। इन तीनों को कौन से क्रम में जोड़ देंगे हम, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। यहां से इनको किसके साथ जोड़ेंगे, V वोल्टेज की सप्लाई के साथ जोड़ेंगे। तो ये जो सर्किट हो जाएगा, ये कौन सा सर्किट हो जाएगा आपका, समांतर रेजोनेंस हो जाएगा। इसका प्रतिरोध XL, इसका प्रतिरोध क्या होगा, XC। वही क्या करेंगे, ये जो सप्लाई स्रोत है, इस सप्लाई स्रोत की फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, परिवर्तन। जैसे ही सप्लाई स्रोत की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करेंगे तो इस XL का मान भी चेंज होगा और इस XC का मान भी क्या होगा, चेंज। फिर परिवर्तन करते करते हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाती है F0, उस पर क्या हो जाता है, इस XL का मान किसके बराबर हो जाता है, XC के बराबर हो जाता है। जिस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान के बराबर होता है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है आपकी रेजोनेंस आवृत्ति। कौन सी कहलाती है, रेजोनेंस आवृत्ति। तो रेजोनेंस आवृत्ति कौन सी आवृत्ति होती है, रेजोनेंस आवृत्ति वह आवृत्ति है जिस पर किसी भी सर्किट के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान, ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात का मान संधारित्रीय प्रतिघात के बराबर होता है, वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब अगर
मैं समांतर रेजोनेंस की बात कर रहा हूं तो समांतर रेजोनेंस के अंदर भी जो अनुनादी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उसका फॉर्मूला श्रेणी रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल क्या होगा, समान। तो समांतर रेजोनेंस के अंदर भी जब अपन एक्सएल और ये अपन एक्ससी का मान रखेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा वो यही आएगा। तो समांतर रेजोनेंस के अंदर भी रेजोनेंस आवृत्ति का यही मान है, रेजोनेंस आवृत्ति। रेजोनेंस आवृत्ति कौन से सर्किट के अंदर है, ये समांतर के अंदर। कौन सी है, समांतर। तो समांतर रेजोनेंस के अंदर भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही होगा जो श्रेणी क्रम का है। f0 बराबर क्या होगा, 1/2 पाई अंडर रूट में l इंटू सी। ये चीज क्लियर हो गई। देखिए ये जो समांतर रेजोनेंस परिपथ है ना, इस समांतर रेजोनेंस परिपथ के अंदर यदि अपन कुल रेजिस्टेंस निकालेंगे, अगर इसका कुल प्रतिबाधा निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आता है क्या, 1/z बराबर होता है क्या, 1/r प्लस के j इंटू होता है 1/xc माइनस होता है 1/xl। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है इसका, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है। तो आपको याद रखना है समांतर रेजोनेंस के अंदर जो कुल प्रतिबाधा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/z बराबर होता है 1/r प्लस के j इंटू 1/xc माइनस क्या होता है 1/xl। अब क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी f नोट पर क्या होगा, xl का मान किसके बराबर हो जाएगा, xc के बराबर हो जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान किसके बराबर हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो जब इन दोनों का मान बराबर कर देंगे तो इस वाली संख्या का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1/z बराबर 1/r प्लस j इंटू 1/, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर xc, xl का मान भी कितना रख दूंगा मैं, xc रख दूंगा। तो जब xc में से xc को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 0, और 0 को जब किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान भी कितना आएगा आपका, 0 आएगा। और 0 में जब किसी संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि 1/z बराबर हो जाएगा 1/r। 1/z बराबर क्या हो जाएगा, 1/r। ये चीज समझ में आ गया। ये है समांतर रेजोनेंस के अंदर प्रतिबाधा का मान, प्रतिबाधा 1/z बराबर क्या होता है, 1/r होता है। ये चीज क्लियर। अब मेरे को कुछ आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो नोट करवानी है, जिससे समांतर रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान किसके बराबर हो जाता है आपका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के क्या हो जाता है आपका, बराबर हो जाता है। क्या होगा, सबसे पहले बात, रेजोनेंस आवृत्ति पर, रेजोनेंस आवृत्ति पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का मान बराबर है, तो बताइए सर्किट के अंदर जो रिएक्टेंस है, एक्स वाला पोर्शन है, उस एक्स वाले पोर्शन का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो दूसरी लाइन के अंदर क्या लिखेंगे, परिपथ का कुल रिएक्टेंस, परिपथ का कुल रिएक्टेंस क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। परिपथ का कुल रिएक्टेंस कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। जब रिएक्टेंस 0 हो गया तो परिपथ कौन सा हो जाएगा, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का हो जाएगा। तो परिपथ क्या हो जाता है आपका, परिपथ शुद्ध प्रतिरोधी प्रकार का बन जाता है। और जब प्रतिरोध शुद्ध प्रतिरोधी प्रकार का बन गया, केवल प्रतिरोध हो गया, तो परिपथ का पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, इकाई हो जाता है। अब आगे लिखना है क्या आपको, परिपथ का पावर फैक्टर, परिपथ का पावर फैक्टर क्या हो जाता है आपका, इकाई हो जाता है। क्या हो जाता है, इकाई हो जाता है। अर्थात किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज और धारा है दोनों क्या हो जाएगी, समान फेज के अंदर होगी। ये चार चीजें क्लियर होगी। अब देखिए 1/z बराबर क्या होता है, 1/r होता है। अब देखिए ऊपर वाले पोर्शन को मैं मिटा देता हूं। अब देखिए तीन चीजें होती है, तीन चीजें होती है। एक तो होता है एडमिटेंस,
एक तो क्या होता है एडमिटेंस, एक होता है क्या कंडक्टेंस, एक क्या होता है आपका ससेप्टेंस। क्या होता है ससेप्टेंस। देखिए एडमिटेंस को लिखते हैं अपन किससे, वाई से। किससे लिखते हैं, वाई से। कंडक्टेंस को लिखते हैं अपन जी से। किससे लिखते हैं, जी से। ससेप्टेंस को अपन लिखते हैं किससे, बी से। किससे लिखते हैं, बी से। तो एक तो होता है एडमिटेंस, एक होता है कंडक्टेंस, एक होता है ससेप्टेंस। ये चीज समझ में आ गई। तीन चीजें होती है। देखिए एडमिटेंस y बराबर तो होता है क्या 1/z। y बराबर क्या होता है 1/z। ऐसे किसी g बराबर क्या होता है 1/r। g बराबर क्या होता है 1/r। ऐसे किसी b बराबर क्या होता है 1/x। यानी कि जो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा का विपरीत क्या कहलाता है, एडमिटेंस। प्रतिबाधा का उल्टा क्या हो जाएगा, एडमिटेंस। ऐसे कैसे प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। चालकता होती है, प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। ऐसे कैसे रिएक्टेंस है, एक्स क्या है, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, ससेप्टेंस। क्या हो जाएगा, ससेप्टेंस। तो प्रतिबाधा इंपीडेंस, इंपीडेंस का उल्टा एडमिटेंस, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस। अब देखिए 1/z, 1/z बराबर क्या है y। y का मतलब क्या है, एडमिटेंस। क्या है, एडमिटेंस। तो 1/z की जगह क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, y बराबर मेरे पास क्या आ गया 1/r। क्या आ गया, y बराबर 1/r। अब देखिए जैसे मैं इस संख्या के अंदर किसी भी r वाली वैल्यू है, उसके अंदर इस r वाली वैल्यू का मान मैं क्या करूंगा, यदि ज्यादा लूंगा तो इस एडमिटेंस का मान क्या हो जाएगा आपका, कम होगा। जैसे जैसे r का मान ज्यादा होगा तो एडमिटेंस का मान क्या होगा, कम होगा। तो क्योंकि y बराबर क्या है 1/r, तो ये जो समांतर रेजोनेंस परिपथ के अंदर है उस एडमिटेंस का मान क्या होता है, कम होता है। समांतर रेजोनेंस परिपथ के अंदर एडमिटेंस का मान क्या होता है आपका, मिनिमम होता है। तो इसके अंदर लिखेंगे इस परिपथ में, इस परिपथ में एडमिटेंस किसका, एडमिटेंस, एडमिटेंस का मान, एडमिटेंस का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम। यानी कि क्या होता है आपका, कम होता है। क्योंकि एडमिटेंस y बराबर, एडमिटेंस को अपन ने किससे लिखा, y। एडमिटेंस y बराबर क्या होता है 1/r होता है। इस कारण इस सर्किट के अंदर, कौन से सर्किट के अंदर, समांतर रेजोनेंस के अंदर इस एडमिटेंस का मान क्या होता है आपका, कम होता है। क्या होता है, कम। अब बताइए z बराबर क्या है भाई, z बराबर क्या है 1/y है। भाई इसका उल्टा भी तो हो सकता है। अगर y बराबर 1/z है तो z बराबर भी तो 1/y लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अब जब इस सर्किट के अंदर इस y का मान कम है, y का मान क्या है, कम, यानी कि एडमिटेंस का मान कम है, तो बताइए इम्पीडेंस का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये चीज का मान कम है, इस चीज का मान कम है, तो इस चीज का मान क्या होगा, ज्यादा है। क्योंकि y और z एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इस एडमिटेंस का मान इस इंपीडेंस के क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। जब एडमिटेंस कम होगा तो इंपीडेंस क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। इस सर्किट का जब एडमिटेंस कम है तो इस सर्किट के अंदर इंपीडेंस का मान क्या होगा, ज्यादा। तो इस परिपथ में, इस परिपथ में प्रतिबाधा, 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 प्रतिबाधा को हम बोलते हैं क्या, इंपीडेंस। क्या बोलेंगे, इंपीडेंस। इंपीडेंस का मान क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा। इंपीडेंस का मान क्या होता है आपका, ज्यादा। अब इंपीडेंस क्या है आपका, एक तरह से जेड क्या है, एक तरह का आपका प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। और बताइए जब किसी सर्किट का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, कम होगा। धारा का मान क्या होगा, कम। तो जो समांतर रेजोनेंस परिपथ है उस परिपथ में, तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा का मान, धारा का मान क्या होता है, निम्न होता है। धारा क्या होती है इसके अंदर, निम्न होती है। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना इनको। अंदर समांतर रेजोनेंस के अंदर प्रतिबाधा का मान ज्यादा होता है
जबकि श्रेणी रेजोनेंस के अंदर प्रतिबाधा का मान कम होता है। समांतर रेजोनेंस के अंदर जब प्रतिबाधा का मान ज्यादा हो गया तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। जबकि सीरीज रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, प्रतिबाधा का मान कम होता है, इस कारण वहां पर धारा का मान क्या होता है, ज्यादा। तो आपको ये 5 या 6 लाइनें ये सारी आपको याद रखनी है। इन्हीं लाइनों में से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इन्हीं लाइनों में से आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि समांतर रेजोनेंस के अंदर किस चीज का मान ज्यादा होता है, किस चीज का मान कम होता है। तो समांतर रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। परिपथ का जो कुल रिएक्टेंस है वो कितना हो जाता है, 0, क्योंकि x वाला पोर्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और x वाले पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। तो रिएक्टेंस का मान कितना हो जाता है, 0। परिपथ क्या बन जाता है, शुद्ध प्रतिरोधी बन जाता है। परिपथ का पावर फैक्टर क्या हो जाता है, इकाई हो जाता है। अब परिपथ के अंदर एडमिटेंस का मान क्या होता है, कम। ये 3 नीचे की जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है समांतर रेजोनेंस के अंदर, क्योंकि देखिए y बराबर क्या है, एडमिटेंस। तो y बराबर क्या है, 1/r है। तो जब r का मान ज्यादा होगा तो इसका मान क्या होगा, कम होगा। तो समांतर रेजोनेंस के अंदर जो एडमिटेंस है, इस एडमिटेंस का मान क्या होता है, कम। जब एडमिटेंस का मान कम हो गया तो इस इंपेडेंस का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि एडमिटेंस और इंपेडेंस एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। जब इस एडमिटेंस का मान कम हो जाएगा तो इस इंपेडेंस यानी कि प्रतिबाधा का मान क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो एडमिटेंस कम है तो प्रतिबाधा ज्यादा, और यदि प्रतिबाधा ज्यादा है तो धारा का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये हो गया आपका समांतर रेजोनेंस। तो आपका जो एसी थ्योरी वाला जो पोर्शन है, वो एसी थ्योरी वाला जो पोर्शन है आज आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो नेक्स्ट क्लास चाहिए वो किस चैप्टर की चाहिए, उसकी मेरे को आप कमेंट्स करके बताओगे कि पहले आपको कौन से चैप्टर के वीडियो चाहिए। तो एसी थ्योरी वाले के मैंने सिर्फ आपके 2 वीडियो के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।